Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to continue with a very important topic of your book and that is about the behavior. Alright? Behavior की मुख्तलिफ इकसाम डिस्कस करेंगे और इनमें आने वाले कुछ important points जो हैं इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं on the board. जी स्टूडेंट्स, टेक्निकली अगर हम इस चैप्टर को डिवाइड करें तो वी कैन डिफरेंशिएट इट एज द थर्ड पार्ट और थर्ड फ्रेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर. आगाज में हमने इसमें देखा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, फिर उसके बाद हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन का कुछ हिस्सा पढ़ा और फिर उसके बाद एट द एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिहेवियर्स. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये एक ऐसा लफ्ज है कि जिससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं. बिहेवियर एक ऐसी चीज है कि जो किसी भी इंसान की पहचान होती है और अगर इसे मजीद हम अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहते हैं कि बिहेवियर्स आर द मेन टूल्स ऑफ द मैनर्स. ऑलराइट, यानी कि असल में आपका बिहेवियर आपके इखलाक, आपके मैनर्स, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ऑलराइट, तो ये वाली चीज अगर थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे मैं आपको एक मैसेज देना चाहूं तो एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि आजकल हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में वक्त गुजरने के साथ साथ दिन ब दिन ऐसे लोगों में इजाफा होता चला जा रहा है कि जो एक या दो इंटरेक्शंस की बुनियाद पे या किसी एक दिन की एक्टिविटी की बुनियाद पे किसी भी इंसान को जज करना शुरू कर देते हैं. यानी ये तय करना शुरू कर देते हैं एक एक्टिविटी की बुनियाद पे कि ये इंसान ठीक है या नहीं है, क्या ये इंसान दीन इस्लाम पे मुकम्मल तौर पे कारबंद है या नहीं है. तो आपको जब तक उसके नजरियात का, उसके मुकम्मल आइडियोलॉजी का अंदाजा नहीं है तो कोशिश करें कि उसकी तमाम एक्टिविटीज या बिहेवियर्स को जांचने के बाद, उसके साथ वक्त गुजारने के बाद, उसे सेकंड थर्ड चांसेस देने के बाद जाके कुछ डिसाइड करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही एक्टिविटी के साथ फौरी तौर पे उसके ऊपर कोई ना कोई फतवा लगा दें और उस बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर दें. ऑलराइट, जैसा कि बहुत सारी मिसालें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं. वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, बिहेवियर क्या चीज है इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. इस सेशन में हम बुनियादी तौर पे फोकस रखेंगे अपना मेनली ऑन द इननेट बिहेवियर, जिसे हम इंस्टिंक्ट्स भी कहते हैं, यानी कि जिबिल्लत, वो फितरत जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की तब्दील नहीं हो सकती. मेन फोकस हमारा उसके ऊपर रहेगा और साथ ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम करेंगे लर्निंग बिहेवियर का. जी स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज बिहेवियर इटसेल्फ. पहले हम बिहेवियर या रवैये या किरदार या इस तरह के जितने भी अल्फाज आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं उसकी रोशनी में इसको डिफाइन कर लेते हैं. We can define the behavior as range of actions or responses of an individual to different situations or stimuli. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि बुनियादी तौर पे आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ भी इनहेरिट होके आई हैं, फिर आपकी पैदाइश से लेके आपकी इस उम्र तक और ऑनवर्ड जितने साल आप जिंदा रहेंगे आप बहुत कुछ अपने एनवायरनमेंट से गेन कर रहे होते हैं. ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज मिलके आपकी पर्सनैलिटी बना रही होती हैं. तो ये जो पर्सनैलिटी है असल में ये जिस चीज से पहचानी जाती है दैट इज योर बिहेवियर. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देयर आर थ्री मेन अप्रोचेस टू स्टडी. साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि किस किस अंदाज में हम बिहेवियर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पहले वाला हिस्सा है स्टूडेंट्स वाइटलिस्टिक. वाइटलिस्टिक इज अ कंप्लीटली नेचुरल फ्रेम. ये बात समझने वाली है कि आप किसी भी जानदार को उसके मुकम्मल तौर पे कुदरती माहौल में रख के उसके कुदरती रिस्पॉन्सेस चेक करें कि जो वो बिल्ट इन लेके पैदा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज नोन एज द वाइटलिस्टिक अप्रोच ऑफ द बिहेवियर. फिर सेकंड चीज है मैकेनिस्टिक. मैकेनिस्टिक से क्या मुराद है कि उसके नाम से जाहिर है कि मशीनी एतबार से किसी को जांचना. तो इसका मतलब यह है कि लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स को या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए किसी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमंस को जांचना. दिस इज नोन एज मैकेनिस्टिक अप्रोच ऑफ बिहेवियर. फिर इसके बाद है एथियोलॉजिकल. ये है आपकी इखलाकियात का मेयार कि आप अपने आप को अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो जो सारी की सारी एक्यूमुलेशन बन रही है विद इन द फील्ड, एट होम और विद इन योर ओन पर्सनैलिटी, इसको हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज द एथियोलॉजिकल अप्रोच टू द बिहेवियर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो आपकी किताब के लिहाज से अगर हम देखें तो इसको हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज इनेट बिहेवियर एंड द सेकंड वन इज द लर्निंग बिहेवियर. अब इनेट बिहेवियर क्या चीज है स्टूडेंट्स? इनेट, उसके नाम से अंदाजा हो रहा है कि ये कोई अंदरूनी चीज की जानिब इशारा कर रहा है.
इसका मतलब ये है कि ये आपके बिहेवियर का वो वाला हिस्सा है कि जो पैदाइशी तौर पे आपकी फितरत कहलाएगा या इंस्टिंक्ट्स का मजमुआ है जिसे हम जिबिल्लत कहते हैं। यानी कि बाज़ औक़ात कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग बहुत बुरा भी कर रहे हों तो फिर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं और उसके साथ ही साथ वो उसी अपनी कंटेंटमेंट को साथ लेते हुए अपने आप को शुक्रगुजारी की हालत में रखते हुए फिर भी लोगों के साथ अच्छाई करना बंद नहीं करते, तो ये उस इंसान की जिबिल्लत कहलाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें इनेट बिहेवियर को, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आर प्री डिटरमिन्ड बाय इनहेरिटेंस of specific nerve or cytoplasmic pathways in multicellular, unicellular and acellular organisms। अब स्टूडेंट समझने से ताल्लुक रखती है ये वाली बात, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल अल्फाज का बेहतरीन चुनाव किया गया है। पहली चीज जो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है वो क्या है कि है तो ये इनेट बिहेवियर, लेकिन आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ इनहेरिट होके आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीन्स तो सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर बैठे हुए हैं, तो हाउ दे विल इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर्स। तो उसके लिए ये बात समझें कि असल में जो आपका नर्वस सिस्टम है, अल्लाह ताला ने आपके जीन्स के एक्सप्रेशंस को नर्वस सिस्टम के ऊपर भी एक्सप्रेस किया हुआ है। तो नर्वस सिस्टम के ऊपर आपके न्यूरॉन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक पाथवेज बन जाते हैं, रूट बन जाते हैं इंपल्सेस के ट्रेवल करने के। वो जो रूट्स बने हुए हैं वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे आपके बिहेवियर्स यानी कि वो बिहेवियर जो आप पैदाइशी तौर पे लेके आए हैं, उनके लिए रास्ते पहले से दिमाग के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल उसी तरह के जैसे पैदाइश के फौरन बाद बच्चों का रोना शुरू हो जाना, आप थोड़ा सा उनके साथ खेलने की कोशिश करें तो उनका स्माइल पास करना शुरू हो जाना। तो ये वाली एक्टिविटीज, इसी तरह हाथ पांव चलाना और किसी अपने को करीब से गुजरते हुए देख के अचानक से तेज एक्टिविटीज शो करना, दिस इज नोन एज द इनेट पाथवे विद इन योर नर्व्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ जो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया जा रहा है ये भी जरा समझे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो हम खुद को भी शामिल कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मिसाल मैं आपको दूंगा स्टूडेंट्स अमीबा के साथ, कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसे भी डिवीजन के फौरन बाद पता होता है, जो डॉटर अमीबी बन रहे होते हैं उनको पता होता है कि जैसे ही फूड पार्टिकल्स आएंगे तो हमने फौरन सूडोपोडिया की मदद से इस खुराक के पार्टिकल को कैप्चर करना शुरू कर देना है। तो ये असल में उनके नेचुरल बिहेवियर में इनेटली मौजूद है, पहले से ये वाली चीज मौजूद है कि खुराक नजर आते साथ ही सूडोपोडिया बनाना शुरू कर देना और उस खुराक को कैप्चर कर लेना। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ए सेलुलर का जिक्र किया गया है आपकी किताब में। पहले नंबर पे तो मैं यहां पे कंसेप्ट वाजे करता चलूं, डू नॉट मिक्स द यूनिसेलुलर विद ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि इनके पास सेल्स वाले तीन बुनियादी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, इनके पास साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए, इनके पास न्यूक्लियस भी होना चाहिए। लेकिन ए सेलुलर से क्या मुराद है? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल्स। ऑलराइट, और इसके लिए हमारे पास बेहतरीन मिसाल है वायरसेस। आप लोगों ने पार्ट 1 के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस के दो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। अब आपके ज़हन में बिहेवियर के एतबार से स्टूडेंट्स ये सवाल आना चाहिए कि वायरसेस को कौन बताता है कि बैक्टीरियोफेज हैं तो सिर्फ बैक्टीरिया पे ही हमला करना है। वायरसेस को कौन बताता है कि जाके रिसेप्टर्स के ऊपर अटैचमेंट करनी है, फिर उसके बाद डीएनए का इंजेक्शन लगा देना है, फिर उसके बाद जाके अपने होस्ट के डीएनए को टेक ओवर कर लेना है। तो ये भी उनका बिहेवियर है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन देयर जेनेटिक मटेरियल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है बुनियादी तौर पे प्रॉपर डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन कि इनेट बिहेवियर कुदरती तौर पे आपके जीन्स के जरिए विरासत में मिलता है और इसके साथ ही साथ आपके दिमाग के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट पाथवेज मौजूद होते हैं जो कि पैदा होते साथ ही एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती हैं। यहां पे अगर मैं आपको मिसाल दूं तो आप देखें एम्फीबियंस के अंदर कि उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का अमल चल रहा होता है। मेटामॉर्फोसिस के अमल के दौरान देयर इज नो पेरेंटल केयर टू द एम्फीबियन किड्स। ऑलराइट, जो फ्रॉग्स वगैरह या सैलमेंडर्स वगैरह हैं वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे होते, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चे पैदा होते साथ ही टेडपोल्स की फॉर्म में स्विमिंग करना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम फेजेस से गुजरते हुए एडल्ट बनते हैं। जैसे ही जमीन के ऊपर आते हैं तो उछलना शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर द इनेट एक्टिविटीज जो बिल्ट इन मैकेनिज्म्स हैं इनके अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, एज अ रिजल्ट ऑफ बिल्ट इन पाथवेज अ गिवन स्टिमुलस वुड प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स। चूंकि ये चीजें पहले से आपके पास मौजूद हैं तो कोई भी मजाह भरी गुफ्तगू आपके सामने की जाए तो आप फौरन हंसना शुरू हो जाएंगे।
दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल ह्यूमंस हु हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इसका मतलब क्या है कि एक ही स्पीशीज के अंदर सेम स्टिमुलस से बार बार अप्लाई करने के बावजूद सेम रिस्पॉन्सेज पैदा किए जाएं तो असल में ये इनेट बिहेवियर होता है। और इनेट बिहेवियर को ऑपरेट करने के लिए स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि असल में डार्विन कहता है कि ये आपके बिहेवियर का वो हिस्सा है जो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए इनहेरिट होता हुआ आप तक पहुंचा हुआ है, यानी कि वो तमाम एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो एक मुकम्मल एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू होते हुए आप तक पहुंचे हैं। और अब जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं इट इज द एक्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज एडेप्टेशंस, जो छोटी छोटी करके एडेप्टेशंस आपके एंसेस्टर्स ने इकट्ठी की वो अल्टीमेटली आपके इनेट बिहेवियर में आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी हुई हैं। So we can say behavior patterns are naturally selected, primary significance in survival value to the species। अब ये चीज भी समझने वाली है कि ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट क्यों कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने सर्वाइवल की एबिलिटी को बढ़ा सकें। तो यही बात यहां पे मेंशन की गई है कि असल में जितनी ज्यादा सर्वाइवल वैल्यू बढ़ेगी स्पीशीज की उतनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी या अडेप्टेशंस वो साथ लेके इनहेरिट हो रही है, तो वो तमाम प्रॉपर्टीज नेक्स्ट जनरेशंस में जाने के चांसेस भी उतने ज्यादा होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद एक अहम चीज स्टूडेंट्स वो ये है कि इकोनॉमी इट प्लेसेस ऑन द नर्व पाथवेज, यानी कि जितने शॉर्टर रूट्स अप्लाई किए जाएंगे उतनी जल्दी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी और ऑर्गेनिज्म जितना सक्सेसफुल गुजरता आ रहा है अपनी हिस्ट्री में वो एक्टिविटीज वो एडेप्टेशंस आहिस्ता आहिस्ता उसके बिल्ट इन मैकेनिज्म्स का हिस्सा बनते चले जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, अब हम इनेट बिहेवियर को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इनटू टू बेसिक टाइप्स। ऑलराइट, यहां पे असल में आपकी किताब के अंदर बहुत ही ज्यादा समराइज की गई हैं कुछ चीजें, इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दो चीजों के अंदर। पहला वाला हिस्सा हम याद रखेंगे टैक्सेस के नाम से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये इकोनॉमिक्स वाले टैक्स नहीं है, आपने इसको याद रखना है टैक्टिक मूवमेंट्स के रेफरेंस से। आपने फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स और कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स याद की हुई हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 में हम ये डिस्कस भी करके आ चुके हुए हैं। असल में टैक्टिक मूवमेंट्स क्या हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी स्टिमुलस की जानिब चले जाना या उससे अवे चले जाना, ये वाली जो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है either towards the stimulus or away from the stimulus, this is known as tactic movement और इस behavior को हम कहते हैं this is taxis। alright, जब बहुत सारी tactic behaviors को हम स्टडी कर रहे होंगे तो उसे हम कहेंगे TAXIX, it will be the plural। alright, so taxis is a directed movement either toward or away from the stimulus। positive taxis हो सकता है जब कोई organism किसी stimulus की तरफ जा रहा हो और नेगेटिव टैक्सेस हो सकता है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस से अवे जा रहा हो। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको बेहतरीन मिसालें याद होनी चाहिए कि अगर क्लोरोप्लास्ट्स वगैरह मूव करते हैं टुवर्ड्स द लाइट तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। ऑलराइट, इसी तरह कुछ नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं या रात के वक्त जाग के अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस वगैरह, आप उनके ऊपर ब्राइट लाइट ऑन करेंगे तो वो फौरन वहां से भागने की कोशिश करेंगे, तो दे आर नेगेटिवली फोटोटैक्टिक। ऑलराइट, तो कीमोटैक्सिस की मिसाल आपको एंथीरोजॉइड्स वगैरह की याद होनी चाहिए, या ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द मिनरल्स, ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर पॉजिटिवली कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द सेकंड टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज काइनेसिस। इसको किनेसिस भी कहा जाता है। काइनेसिस इज अ बिहेवियर इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस द स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट्स टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट। इसी चीज को मैं और ज्यादा समराइज्ड वे में अगर डिफाइन करूं, रेट ऑफ मूवमेंट्स इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। अब स्टूडेंट्स, इसको हम अगर एक लफ्ज में बंद करना चाहें तो हम इसको यूं कहेंगे कि इस तरह की मूवमेंट्स जिनमें डायरेक्शन तय नहीं होती पहले से, दिस इज नोन एज काइनेसिस। ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कुछ जगहों पे लो काइनेटिक एनर्जी फील होगी, कुछ जगहों पे बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी फील होगी, लेकिन याद रखने वाली चीज क्या है? दीज आर नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेज। ऑलराइट, इन नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेज में एक बहुत अच्छी मिसाल जो आपकी किताब में डिस्कस की गई है, पिल बग्स एक खास किस्म के कीड़े का नाम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो हशरात हैं ये मॉइस्चर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट में चेक किया गया कि एक तरफ इनको खुश्क सबस्ट्रेटम के ऊपर रखा गया, यानी ऐसी सतह के ऊपर जहां पे मॉइस्चर ना होने के बराबर था, और एक ब्रिज बना के दूसरी साइड पे इनको इस तरह का सबस्ट्रेटम दिया गया जहां पे हाई मॉइस्चर लेवल मौजूद था। तो देखा गया कि जैसे ही ये खुश्की पे जाते हैं तो तेज तेज भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती उस हैबिटेट के अंदर। लेकिन फौरी तौर पे जैसे ही ये उस ब्रिज को लोकेट करते हैं
और दूसरी जानिब मॉइस्ट सबस्ट्रेटम का इनको पता चलता है, तो वहां जाके ये लो काइनेटिक एनर्जी वाली मूवमेंट्स यानी कि बहुत ही स्लो एक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि वो इनका सेटिस्फैक्टरी हैबिटेट होता है। वहां पे जाके ये आराम से और स्लो मूवमेंट शो करना शुरू हो जाते हैं। तो इन एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि इन ऑर्गेनिजम्स की असल में तलाश थी मॉइस्ट हैबिटेट, लेकिन जब ये खुश्क जगह पे थे तो नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटीज और तेज तेज भाग दौड़ लगाई हुई थी ताकि जल्द से जल्द अपने सुटेबल या फेवरेबल कंडीशन वाले मीडियम में पहुंच सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक एग्जांपल मैंने यहां पे ऐड किया आपके लिए स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा इन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर फ्लीज। अब ये समझने वाली बात है कि हाइड्रा एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला ऑर्गेनिज्म है और एक ही जगह पे अटैच होकर जिंदगी गुजारता है। अब ये हर वक्त अपने टेंटिकल्स को तो मूव करता रहता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब इसके पास खुराक मौजूद नहीं होती उस वक्त इसके टेंटिकल्स बहुत स्लो एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इसके इर्द गिर्द कोई सुटेबल फेवरेबल इसकी खुराक, जैसे कि वाटर फ्लीज के नाम से छोटे छोटे क्रस्टेशिया वगैरह इसके पास रख दिए जाएं, तो ये टेंटिकल्स को फौरन तेज तेज मूव करना शुरू हो जाता है ताकि जल्द से जल्द उन फूड पार्टिकल्स को या उन ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ कर सके। तो ये वाली जो एक्टिविटी है इट इज अगेन द काइनेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और एक और सिंपल एग्जांपल, थोड़ी सी शायद आपको इररिलेटिव लगे लेकिन एग्जांपल इसकी काइनेसिस में आ सकती है, और वो क्या है कि जब अंधेरे में मच्छर आपके कानों में आके और अजीबोगरीब बजिंग साउंड्स पैदा कर रहा होता है, तो वो उसको तो नहीं पता कि किसके कानों के करीब जा रहा है, उसे ये भी नहीं पता होता कि बॉडी के किस हिस्से के करीब जा रहा है, लेकिन ये वाली जो एक्टिविटी मच्छर शो कर रहा है इट कैन बी इंक्लूडेड इन द काइनेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अगर हम आगे दूसरी फेज या दूसरी स्टेज देखें इसी बिहेवियर की, तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स को लिखा गया है आपकी किताब में। असल में रिफ्लेक्सेस इज एंटायरली अ डिफरेंट ब्रांच, ऑलराइट, और इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो एक एंटायरली डिफरेंट चीज है, लेकिन चूंकि ये भी आपके पास पैदाइशी तौर पे मौजूद हैं तो इस वजह से इनको मिला के यहां पे मेंशन किया जा रहा है। रिफ्लेक्सेस में आप आसानी से समझने के लिए शामिल कर सकते हैं अपने बाइसेप्स वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, ऑलराइट। इसी तरह आपके ब्रीथिंग पैटर्न के दौरान आपके डायाफ्राम का डायलेट होना और कॉन्ट्रैक्ट होना या डोम शेप बन जाना। तो ये तमाम मस्कुलर एक्टिविटीज जितनी भी हमें नजर आ रही हैं असल में दीज आर योर रिफ्लेक्सेस, और जो एक्टिविटीज आप नॉर्मल लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आपके रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत चुस्त किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कोई खतरे के आ जाने के बावजूद कोई खातिरखा एक्टिविटी शो नहीं कर रहे होते, तो हम कह सकते हैं कि दे हैव स्लो रिफ्लेक्सेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इंस्टिंक्ट्स में फर्दर अगर हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को शामिल करें तो वी कैन डिस्कस बायोरिदम्स जिन्हें हम बायोलॉजिकल क्लॉक्स कहते हैं, इसी चैप्टर में हमने डिटेल से डिस्कस किया इन द बिगिनिंग। सर्केडियन रिदम्स 24 घंटे में रिपीट होने वाली एक्टिविटीज, और सर्केनुअल रिदम्स 365 दिनों के अंदर रिपीट होने वाली एक्टिविटीज। फिर इसी तरह टेरिटोरियल बिहेवियर कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे खास तौर पे शेरों की अगर हम मिसाल लें स्टूडेंट्स, तो लायंस या टाइगर्स या और इस तरह के बड़े प्रेडेटर्स जो हैं ये सुबह सुबह उठ के चक्कर लगाते हैं, अपनी टेरिटरीज के इर्द गिर्द यूरिनेट करके आते हैं बकायदा, ताकि दूसरे जो मेंबर्स हैं उस टेरिटरी के उनको ये मैसेज चला जाए कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, तो यहाँ पे आने की या पेनिट्रेट या इंकर्शंस वगैरह की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह कोर्टशिप बिहेवियर या मेटिंग बिहेवियर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पेशली बर्ड्स की मिसाल में यहाँ पे देना चाहूंगा आपको कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मोर जो है वो डांस करता है, तो असल में स्टूडेंट्स ये जो मोर का डांस है ये उसका कोर्टशिप बिहेवियर है, वो अपनी टेरिटरी के इर्द गिर्द फीमेल्स को इंप्रेस करना चाह रहा होता है, और फिर फीमेल्स जो इंप्रेस हो जाएं वो उस पीकॉक को सेलेक्ट कर लेती हैं कि नाउ इट इज द टाइम फॉर मेटिंग। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है और ब्रीडिंग चल पड़ती है। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एग्रेशन की बात करें तो इसको हम बड़ी डिटेल से भी डिस्कस करेंगे विद इन द साइंस स्टिमुलाई। अल्ट्रुइज्म ये जबरदस्त चीज है और मैं ये आप सबको खास तौर पे ताकीद करूंगा कि अपने अंदर भी पैदा करें और दूसरों को भी जरूर इसका मशवरा दें। बुनियादी तौर पे इसको अगर एक लफ्ज में हम इसका तर्जुमा करना चाहें तो ये है जज्बा इसार, यानी कि वो वाली खसूसियत कि आप अपने आप को पीछे रखते हुए दूसरों का भला करना शुरू हो जाएं, और इवन के बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अपने आप का नुकसान करते हुए किसी दूसरी एक्टिविटी में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। दिस इज नोन एज अल्ट्रुइज्म। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह के जैसे हनी बीज वगैरह
अपने छत्ते को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और अगर किसी और प्रेडेटर का अटैक हो जाता है तो वो लड़ लड़ के अपनी जान भी कुर्बान कर देती हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी क्वीन और उसके बाकी मेंबर्स जो हैं वो वहां पे महफूज हो सकें। फिर इसी तरह सोशल हायरार्कीज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर भी मुख्तलिफ तबकात मौजूद हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर खास तौर पे हमें नजर आता है कि वो सोशल बिहेवियर्स जो शो करने वाले हैं। अगेन हनी बीज वगैरह की अगर एग्जांपल लें या चींटियों की मिसालें लें तो वहां पे वर्कर्स मौजूद हैं, क्वींस मौजूद हैं, ड्रोन्स मौजूद हैं और सोल्जर्स भी मौजूद हैं। हर एक ग्रुप अपना अपना स्पेसिफिक मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दिस इज नोन एज सोशल बिहेवियर विद इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब स्टूडेंट्स अगर फर्दर हम इसको मजीद कन्फाइन करें एक पॉइंट के ऊपर तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करने लगे हैं इंस्टिंक्ट्स और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कि ये जिबिलत है क्या चीज। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो लफ्जी मतलब मैंने आपको इसका बताया है कि इंस्टिंक्ट्स are the primitive emotions or the primitive activities that have been inherited throughout your genetic material, all right? और उसके पीछे एक पूरी नस्ल का इनहेरिटेंस का अमल चलता चला आ रहा है, एवोल्यूशन का एक पूरा एक पीछे दौर गुजर चुका हुआ है, all right students? So we can say instincts are the species characteristics, यानी किसी एक नस्ल के अंदर जो मखसूस किस्म की एक्टिविटीज हमें नजर आती हैं, इसको हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज द इंस्टिंक्ट और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। अगर डिफाइन करना चाहें स्टूडेंट्स तो लॉरेंस एक साइंटिस्ट है, इथोलॉजिस्ट है, बेसिकली माहिर इखलाकियात कह सकते हैं इसको, कि जिसने बिहेवियर्स की स्टडी की और फिर उस पर जबरदस्त किस्म का काम मुख्तलिफ एस्पेक्ट से किया हुआ है। इसने डिफाइन किया है इंस्टिंक्ट्स को अनलर्न्ड स्पीशीज स्पेसिफिक मोटर पैटर्न्स। अब स्टूडेंट्स ये समझने से ताल्लुक रखती है बात कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो कभी किसी ने सिखाई ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऑर्गेनिजम्स वो एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब यह है कि ये अनलर्न्ड एक्टिविटी है, लेकिन एक नस्ल के अंदर एक खास किस्म के स्टिमुलस में ही एक खास किस्म का रिस्पांस पैदा होता हुआ नजर आ सकता है, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज द अनलर्न्ड एक्टिविटी, ऑलराइट। फिर अगली चीज जो लिखी हुई है दैट इज अबाउट द मोटर पैटर्न्स। मोटर पैटर्न से क्या मुराद है कि दिमाग हर मर्तबा सेम ऑर्डर भिजवाएगा मोटर न्यूरॉन से, और मोटर न्यूरॉन सेम पाथवे से होते हुए एक ही इफेक्टर के पास जाएंगे और उसे कोई ना कोई रिस्पांस पैदा करने के लिए मैसेज भेज देंगे, ऑलराइट स्टूडेंट्स। सो डार्विन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ही डिफाइंड इट एज complex reflexes made up of units compatible with the mechanism of inheritance, thus a product of natural selection evolved with other aspects of life। अब ये वाली बात भी स्टूडेंट्स अभी आगाज में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताई है कि इनेट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो तमाम एक्टिविटीज जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पिछली कई नस्लें अपने अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज पैदा करते चले आते हैं, वो तमाम एक्टिविटीज एडेप्टेशंस की शक्ल में आपकी सर्वाइवल के लिए की जा रही होती हैं और अल्टीमेटली कई जनरेशंस गुजरने के बाद वो उसी तरह से इनहेरिट होना शुरू हो जाएंगी। तो हम कहेंगे कि दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ द इंस्टिंक्ट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली विद द इंस्टिंक्ट्स ऑफ दिस स्पीशीज, ऑलराइट। फिर स्टूडेंट्स दिस रिस्पॉन्स इज सिमिलर इन मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। ये बात भी समझने से ताल्लुक रखती है कि चूंकि सेम पाथवेज, सेम एवोल्यूशनरी पैटर्न से गुजर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दिमाग हर मर्तबा सेम स्टिमुलस का सेम रिस्पॉन्स ही पैदा करेगा। देन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड इट इज साइन स्टिमुलस क्या चीज है स्टूडेंट्स। अब साइन और फिर उसके बाद स्टिमुलस यानी एक ऐसा इशारा जो खास किस्म का है, खास किस्म के लोग ही उसको समझ सकते हैं और फिर उसके बाद उसका एक ही तरह का हर मर्तबा रिस्पॉन्स पैदा किया जाएगा, इसको हम कहते हैं दिस इज अ साइन स्टिमुलस, ऑलराइट। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्ली इथोलॉजिस्ट एस्केल और लॉरेंस का जिक्र आपकी किताब में किया जा रहा है। Animals sometimes respond instinctively to a specific stimuli, alright, to specific stimuli. फिर उसके बाद signal used to bring about a change in behavior is sign stimulus. अब स्टूडेंट समझने से ताल्लुक रखती है वाली चीज इस लिहाज से कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी रूटीन लाइफ के अंदर देखें कि बहुत सारे जो करीबी दोस्त होते हैं वो कुछ खास किस्म के कोड वर्ड्स या कोड सिग्नल्स डेवलप कर लेते हैं। अब इसका मतलब यह है कि आपने एक ग्रुप बना लिया है कि खास किस्म के सिग्नल पे खास किस्म का रिस्पांस दिया जाएगा। तो आप देखें कि ये तो आपकी लर्निंग के थ्रू आ रहा है, लेकिन कुदरती तौर पे बहुत सारे जानदारों के अंदर अल्लाह ताला ने ये खसूसियत रखी है कि वो जानदार जिन्हें हम बेजुबान कहते हैं या वो जनरली कोई और सिग्नल हमारी तरह के नहीं दे सकते, उनके पास भी कुछ इस तरह के साइंस स्टिमुलाई मौजूद हैं कि वो अपनी ही लोकेलिटी में मौजूद अपनी ही नस्ल के बाकी मेंबर्स को किसी ना किसी सूरत में मैसेज दे सकते हैं। अब इसको हम समझ सकते हैं एक मिसाल से स्टूडेंट्स जो आपकी किताब में दी गई है,
दैट इज द स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश। ऑलराइट, आमतौर पे 3 कांटे नजर आ रहे होते हैं, इस वजह से इसको 3 स्पाइन भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मछली है, जैसे ही इसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो इसकी वेंट्रल साइड, जो एब्डोमिनल साइड है, पेट वाला हिस्सा, वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। अब समझने वाली चीज ये है कि पहले नंबर पे जब ये नॉर्मल, यानी कि उस वक्त, उस सीजन में जबकि ब्रीडिंग का मौसम नहीं था, उस वक्त अगर इस मछली को देखें तो ये सिल्वर या ब्लू शेड में नजर आ रही होती है। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन का आगाज होता है तो मेल्स के जो बेलीज हैं, जो पेट वाला हिस्सा है, गिल्स के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, वो रेड कलर का नजर आना शुरू हो जाता है। अब ये जो रेड कलर अपीयर हो जाने का अमल है, ये ब्रीडिंग सीजन के साथ एक सर्कैनुअल रिदम में शामिल कर सकते हैं आप इसको। अब स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी असल में स्टिमुलस होता है उसी टेरिटरी के बाकी मेल्स के लिए, और बाकी मेल्स इसके रेड बेली को देखते हुए खुद ब खुद एग्रेसिव बिहेवियर या एग्रेशन डेवलप कर लेते हैं। और फिर उसके बाद बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि मेल्स के दरमियान आपस में मुकाबले चल रहे होते हैं, फाइट्स चल रही होती हैं हल्की फुल्की, और जो कमजोर मेल होता है वो वहां से भाग जाता है। और तो और ये भी देखा गया है कि उस ब्रीडिंग सीजन में जो सक्सेसफुल मेल्स होते हैं, फिर वो उसके बाद नेस्टिंग करते हैं, बाकायदा नेस्ट बनाते हैं, छोटे छोटे घोंसले बनाते हैं, इर्द गिर्द से वीड्स वगैरह या छोटे मोटे तिनके इकट्ठे करके, और फिर वहां पे कोर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं फीमेल्स को, और अगर फीमेल्स को पसंद आ जाए तो फिर उसके बाद ब्रीडिंग का काम शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रेड बेली अपीयर हो जाना है, इट इज द साइन स्टिमुलस, और उसकी वजह से जो एग्रेशन अपीयर हो रही है इन अदर मेल्स ऑफ द सेम टेरिटरी ऑफ द सेम स्पीसीज, तो हम कहेंगे कि ये असल में साइन स्टिमुलस का रिस्पॉन्स था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करना चाहें साइन स्टिमुलाई को, तो दे कैन बी मोटिवेशनल, यानी कि दूसरों को एनकरेज करने के लिहाज से भी काम आ सकते हैं। रिलीजिंग, ये जो भी मैंने बताया है कि दूसरे के अंदर किसी भी किस्म का एस्पेक्ट जो है, इवन के एग्रेशन भी उजागर कर सकता है, तो इसको हम रिलीजिंग स्टिमुलस कह सकते हैं। और तो और टर्मिनेटिंग स्टिमुलस भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कोई परिंदा अगर अपना घोंसला मुकम्मल कर रहा है, तो घोंसला मुकम्मल हो जाने के बाद क्या किया जाएगा कि जैसे ही वो उस नेस्ट को एक फाइनल शेप में देखता है, तो फौरन उसको एक टर्मिनेटिंग स्टिमुलस मिलता है, और फिर वो उसके बाद मजीद नेस्टिंग कंस्ट्रक्शन खत्म कर देता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ रिलेटेड है दूसरी चीज जो दैट इज IRM, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। अब वही बात कि जो अभी मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल से वाज़ेह की थी कि आप जो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में जो कोड वर्ड्स या कोड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो बेशक 60 बच्चों की क्लास है, उसमें आप अगर किसी अपने करीब तरीन दोस्त को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो फौरन उस मैसेज को समझ जाता है। ऑलराइट, तो बुनियादी तौर पे इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें आप यूजफुल चीजों को यूजलेस किस्म के स्टिमुलाई से फिल्टर कर लेते हैं। दिस इज द इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या किया जा रहा होता है बुनियादी तौर पे कि एक इस तरह का स्टिमुलस, जिसको अभी हमने साइन स्टिमुलस कहा है, वो रिसीव करने के फौरन बाद अगर कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्स जो एक ही नस्ल के एक ही जानदार में हमेशा एक ही तरह का रहेगा, इट इज नोन एज इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। अब समझने वाली बात यह है कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है। तो कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि यू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स, सेंट्रल नर्वस कोऑर्डिनेशन और फिर उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फर्दर हमने एक छोटा हिस्सा बनाया था जिसे हमने पेरिफेरल सिस्टम कहा। तो अगर आप गौर करें तो आपकी जो मूवमेंट्स हैं बाजुओं की या टांगों की, तो वो तो पेरिफेरी कंट्रोल कर रही है, लेकिन ऑर्डर्स कहां से आ रहे होते हैं? दे आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि असल में जो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है उसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, आपके उन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के साथ जो नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम के दरमियान ब्रिज बने हुए, और फिर हर मर्तबा एक ही तरह का रिस्पॉन्स पैदा करवाया जा रहा होता है। So it is controlled by centrally situated neurosecretory mechanisms and they control the response to sign stimuli. Sign stimulus के through innate releasing mechanism को receive करना और receive करके फिर अपने मतलब के stimulus को किसी खास किस्म के एक ही response के साथ हर मर्तबा जवाबी कार्रवाई करना, this is known as innate releasing mechanism. इसको अगर हम define करना चाहें students, we can define it selected responses to stimuli due to some built-in mechanisms by which assigned stimuli are recognized. Term releaser was introduced by the Lorenz. Lorenz ने ये term releaser introduce की खास तौर पे उन अफराद के लिए
या उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो साइंस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद फिर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अभी जो हमने ये स्टिकलबैक फिश की बात की है, अगर हम उसी मछली को एक और तरह से ट्रीट करें, यानी कि एक स्टिक के ऊपर एक रेड कलर की लेयर बना दी जाए और उसे ये जेस्चर देने की कोशिश की जाए कि ये भी कोई मछली है, तो ये देखा गया कि बाकी जो मेल मछलियां हैं उसी टेरिटरी की, उनके अंदर अचानक से एग्रेशन जो है वो उभर के बाहर आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में जो साइंस स्टिमुलस है देयर इज द अपीयरेंस ऑफ द रेड कलर, और उसकी वजह से जो एग्रेशन नजर आ रहा है देयर इज द इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म रिस्पॉन्स, और फिर वो तमाम जानदार जो उस रेड कलर को देखते हुए जवाब दे रहे हैं, all of them they will be considered as the releasers. All right students, फिर एक बहुत अच्छी मिसाल आपकी किताब में स्टूडेंट्स इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए बताई गई है, एंड इट इज अबाउट द डिगर वेस्प। आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द एक ये येलो पेपर वेस्प जिसे हम कहते हैं ऑरेंज कलर का भेड़ तो देखा हुआ है। इसी से मुशाबहत रखता हुआ एक और ब्लैक कलर का और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन का भेड़ हमें नजर आता है स्टूडेंट्स। खास तौर पे खुली जगहों पे इसके बाकी फैमिली मेंबर्स आपको नजर आ सकते हैं जो मिट्टी के घर बना के रह रहे होते हैं। ऑलराइट, बुनियादी तौर पे ये भी सॉइल लविंग वेस्प है, लेकिन इसकी खसूसियत क्या है, इसके नाम से वाज़ेह हो रही है, डिगर वेस्प, यानी कि ये खुदाई करने वाला भेड़ है। ऑलराइट, ये इस तरह का इंसेक्ट है स्टूडेंट्स कि जो बुनियादी तौर पे जमीन के अंदर बिल खोद के अपने नेस्ट या अपने घर बनाने को तरजीह देता है, इसी वजह से इसका नाम डिगर वेस्प रख दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, इस इंसेक्ट की जो ओवरऑल लाइफ स्पैन हम देखते हैं तो 2 या 3 महीनों तक इसका टोटल लाइफ स्पैन ऑब्जर्व किया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो कहां से आ रही हैं, दे आर इनहेरिटेड बाय द जेनेटिक मटेरियल, और उन इंस्टिंक्ट्स के तहत ये अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करता हुआ नजर आता है। जो मुख्तलिफ फेजेस इसके लाइफ के स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वर्थ शेयरिंग। ऑलराइट, किस तरह से ये अपनी एक्टिविटीज को मुकम्मल करता है इसको समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द इंसेक्ट विद शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड नो पेरेंटल केयर, यानी कि कोई पेरेंट्स यहाँ पे भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए मौजूद नहीं है। Equipped with series of responses, क्या क्या हैं अब इसको समझते जाइएगा। पहला पॉइंट है फीमेल डिगर वेस्प बिल्ड्स अ नेस्ट। सबसे पहले इसने क्या करना है, एक फेवरेबल जगह तलाश करनी है जहां पे ना बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो ना बहुत ज्यादा हीट हो, फिर वहां पे खुदाई करके इसने एक छोटा सा होल या नेस्ट बनाना है। फिर उसके बाद क्या करेगा, कैचेस कैटरपिलर्स, छोटी छोटी सुंडियों को पकड़ के लाएगा, उन्हें डंग मार के बेहोश करेगा और बेहोश करने के बाद उसको उठा के अपने नेस्ट में डाल देगा। ऑलराइट, अब यहां पे 2 चीजें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि ये फीमेल नेस्ट में डालने से पहले उस डेड बॉडी ऑफ द कैटरपिलर के ऊपर ही अंडे दे देता है। ऑलराइट, और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि इस कैटरपिलर को उठा के नेस्ट में डालने के बाद जाके अंडे देता है। बहरहाल अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि कैटरपिलर को किल करना है और उस सुंडी को मारने के बाद उसके ऊपर अंडे दे देने हैं। अब बाज़ औक़ात खुद से थोड़ा सा हिस्सा उस कैटरपिलर की बॉडी का ये वेस्प खा जाता है और खाने के बाद उन पोर्स के अंदर अंडे दे देता है। अब फिर क्या होगा, अंडे देने के बाद इस कैटरपिलर को उठा के नेस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, नेस्ट को ऊपर से मिट्टी के साथ बंद कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद ये डिगर वेस्प खुद इधर उधर उड़ जाएगी और फिर इसकी डेथ हो जाएगी। अब ये तो है इसकी ओवरऑल लाइफ की एक्टिविटीज जो आपको नजर आ रही हैं। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब वो बच्चे जो उस नेस्ट के अंदर उन अंडों में से पैदा होने हैं वो खुद से ही निकलते हैं उन अंडों में से। फिर उसके बाद वो उस मरे हुए कैटरपिलर को जो कि उनकी मदर ने किल किया था उसको खाना शुरू करते हैं और खाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद बड़े होते हैं, मेटामॉर्फोसिस के अमल से गुजरते हैं एंड दे ग्रो अप इनटू अ वेस्प। फिर उसके बाद नेस्ट से बाहर आते हैं और फिर सेम लाइफ साइकिल इज रिपीटेड अगेन। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो तमाम एक्टिविटीज हैं यहाँ पे ना तो एनवायरनमेंट से कोई लर्निंग हो रही है ना ही यहाँ पे कोई पेरेंटल केयर मिल रही है, तो ये जो एक लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन आफ्टर एवरी जनरेशन रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द इंस्टिंक्ट्स that have been inherited through the genetic material. All right students, फिर उसके बाद at the end अगर हम बात करें students learning behavior की, तो instincts में हमारे पास एक सीखने की instinct भी होती है। All right, यानी कि आपने देखा होगा अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त इर्द गिर्द इंटरेक्ट करते हुए मौजूद हैं तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों में भी इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में, जैसे कि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, पढ़ने की इंतहाई जरूरत है, तो उस वक्त भी आपको केयरलेस नजर आ रहे होते हैं। तो असल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन एक बेसिक एस्पेक्ट ये है
कि इंस्टिंक्ट्स में से एक इंस्टिंक्ट ये भी है कि किस काम को कितनी जल्दी सीख लिया जाए या लर्न कर लिया जाए। ऑलराइट, तो लर्निंग बिहेवियर के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो असल में लर्निंग डिपेंड्स ऑन द इंस्टिंक्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट हैव बीन इनहेरिटेड टू लर्न समथिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लर्निंग बिहेवियर इज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये एक इंडिविजुअल, एक फर्द के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जो कुछ मैंने सीखा वो मेरी ही जिंदगी की लर्निंग है और ये फर्दर इनहेरिट होके अगली जनरेशन में नहीं जाएगी। इसी तरह जो कुछ आपने सीखा वो आपकी लाइफ तक तो काम आएगी। अगर आप डॉक्टर्स बन जाते हैं तो वो डॉक्टर बन जाना आपकी अपनी लाइफ के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगली जनरेशन को फिर से एफर्ट करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ मकाम हासिल करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लर्निंग बिहेवियर किसी एक इंडिविजुअल की एक जिंदगी तक महदूद है और फिर उसके बाद जाके इनहेरिट हो सकता है आफ्टर सो मेनी जनरेशंस। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस इन वन्स ओन लाइफ। जो भी तजर्बात का सामना आपको हो रहा है वो आपकी लर्निंग का हिस्सा बनते चले जाते हैं, आपकी मेमोरीज में स्टोर हो जाते हैं और फिर आप उन्हें अपने रिफ्लेक्सेस का, अपने रिस्पॉन्सेस का, अपनी लर्निंग का हिस्सा बना लेते हैं। डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये चीज स्टूडेंट्स बहुत अहम है कि जितने ऑर्गेनिजम्स हाईली डेवलप्ड हैं उनके दिमाग भी उतने ही ज्यादा कंप्लेक्स एक्टिविटीज परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे अगर हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस को हम कहते हैं भाई ये अशरफुल मखलूकात हैं। अगर आप बेहतरीन क्रिएशन है अल्लाह ताला की तो इसका मतलब है कि आपके पास अक्ल इस्तेमाल करने की खसूसियत है, तो यू आर द हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। और ये एक ऐसी चीज है कि जिसे बायोलॉजी और रिलीजन दोनों चीजें एक्सेप्ट कर रही हैं अभी तक कि आपसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएशन और कोई भी नहीं है अभी तक यूनिवर्स में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ अगर रिलेट करें तो एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, हायर एनिमल्स हैव हायर लेवल ऑफ लर्निंग एंड लोअर एनिमल्स हैव लोअर लेवल ऑफ लर्निंग। बुनियादी तौर पे इसका रिलेशनशिप किस चीज के साथ है? डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन के साथ। कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्वस सिस्टम इवॉल्व होके हाईली कम्प्लेक्स हो चुका हुआ है तो उसकी लर्निंग भी उतनी ही अच्छी होगी, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्वस सिस्टम ही लेस कम्प्लेक्स या लेस डेवलप्ड है तो इसका मतलब है उसकी लर्निंग भी उतनी ही रह जाएगी। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आपको मैं 3 एग्जांपल्स देता हूं। पहली मिसाल तो हम खुद हैं, ह्यूमंस, वी हैव द बेस्ट ब्रेन्स एंड वी कैन यूज देम इन द बेस्ट वे। ऑलराइट, एक चीज। फिर इसके बाद आपने ऑक्टोपस की एक एग्जांपल पढ़ी हुई है पार्ट 1 के अंदर कि ऑक्टोपस के पास एक खसूसियत है कि इसे अगर कंडीशन किया जाए यानी कि ट्रेन किया जाए तो ये स्क्रू कैप जार्स को खोलने की सलाहियत पैदा कर लेता है, तो ये इसकी लर्निंग है। और अगर निचले लेवल पे चले जाएं तो प्लेनेरिया वगैरह या और इस तरह के जो फ्लैटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ खुराक की जानिब जाते हुए नजर आते हैं, लाइट से भागते हुए नजर आते हैं, या जब जरूरत पेश आए रोशनी में जाने की उस वक्त रोशनी की जानिब जाते हुए नजर आते हैं। तो वो वाली एक्टिविटीज उनके दिमाग के लेवल के लिहाज से डेवलप्ड हैं, आपकी तमाम एक्टिविटीज आपके दिमाग के लिहाज से डेवलप्ड हैं। तो अपनी एक्टिविटीज का मयार इतना बड़ा कीजिए कि वो आपकी बेहतरीन अकल का आईना साबित हो सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।